हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 15, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों विद्युत चुंबक के बारे में। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे काम करता है, मैग्नेट को हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया ऑलरेडी। अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूं बच्चों विद्युत जो है तो विद्युत से मैग्नेट कैसे बनता है ना, और पोटेंशियल मैग्नेट क्या होता है। हम लोग साथ में आगे देखेंगे बच्चों राइट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ओके। और हम लोग जो है तो पोटेंशियल जो है तो मैग्नेट जो बनता है वो कैसे बनता है, वो सारी चीजें हम लोग आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। कुल मिला के मैग्नेट को, चुंबक को हम आगे पढ़ने वाले हैं। चुंबक को कुछ हमने पढ़ लिया है कल की क्लास में, पिछली क्लास में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों चुंबक को आगे, ओके। तो बहुत सारी चीजें मैं आज पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, ये पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा हमारी क्लास कैसी लगती है। और यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख के टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। मुझे जब टाइम मिलेगा तो बच्चों मैं आपके मैसेज रीड करता हूं, उसमें से मैं आपको जो है तो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग मुझे वीडियो का फीडबैक दिया करिए, जिससे मुझे जो है तो समझ में आएगा कि बच्चों कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोग को और मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए, ओके बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबक को। तो विद्युत चुंबक कैसे बनता है ये देख लेते हैं, ओके बच्चों। तो आज की पहली टॉपिक है चुंबकीय विभव, अर्थात मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, ओके बच्चों। तो मैं पिछली क्लास में मैंने लास्ट में पढ़ाया था बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को पढ़ाया था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को पढ़ाया था बच्चों। उसकी मैंने यूनिट बताया था आप लोग को, है ना, कि टेस्ला होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होती है ना। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट उसी से आगे मिलता जुलता एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, मैग्नेटिक पोटेंशियल अर्थात चुंबकीय विभव, ओके बच्चों। तो आज का ये फर्स्ट टॉपिक है चुंबकीय विभव, चुंबकीय विभव। मैग्नेटिक पोटेंशियल, ओके बच्चों। पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों विभव, है ना, वोल्टेज। इसकी परिभाषा हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पोटेंशियल क्या कहता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या कहता है बच्चों, कि चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु पर अनंत से इकाई एन पोल के, है ना, एन पोल को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर चुंबकीय विभव कहलाता है, ओके बच्चों। क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की या के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से, ओके बच्चों, अनंत से इकाई एन पोल को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का चुंबकीय विभव कहलाता है, ओके। चुंबकीय विभव कहलाता है, ओके बच्चों। तो ये हमारा जो है तो परिभाषा हो गई किसकी, चुंबकीय विभव की। चुंबकीय विभव क्या कहता है बच्चों, कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से इकाई एन पोल को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का चुंबकीय विभव कहलाता है, ओके बच्चों। इसका सूत्र हम लोग देख लेते हैं, इसके फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या कहता है बच्चों, चुंबकीय विभव बराबर चुंबकीय विभव बराबर क्या होता है बच्चों, किया गया कार्य, है ना। हम लोगों ने विभव को पहले से भी पढ़ लिया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो किया
गया कार्य। बच्चों पिछली क्लास आप लोग देखोगे ना, क्लास नंबर 2 या 3, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई गई है। बस यहाँ पे हम मैग्नेट के तौर पर पढ़ रहे हैं, चुंबक के लिए पढ़ रहे हैं। वहां पे हमने प्योरली वोल्टेज को पढ़ा था। तो किया गया कार्य बटे, वहां पे हमने बच्चों टाइम पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग ध्रुव पढ़ रहे हैं, मतलब पोल पढ़ रहे हैं ना। पोल को हम लोग जो है तो कितने समय में एन इकाई को, है ना, इकाई एन पोल को लाने में किया गया कार्य, मतलब किया गया कार्य बटे किसको ला रहे हैं हम, पोल को। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका सूत्र। अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य, जो कार्य की इकाई क्या होती है बच्चों, जूल होती है। और जो पोल होता है बच्चों, है ना, पोल में क्या होता है, मैग्नेट बनता है, चुंबक बनता है ना, फ्लक्स बनती है। तो उसकी इकाई क्या होती है बच्चों, वेबर होती है। ओके, क्या होती है, वेबर होती है। तो किया गया कार्य, कार्य की इकाई जूल होती है। और पोल जो होता है उसमें क्या बनता है बच्चों, फ्लक्स बनता है, उसकी इकाई क्या होती है, वेबर होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति वेबर। ओके, इंग्लिश में मैं लिख दूं जूल प्रति वेबर। यही बच्चों क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी यूनिट हो गई और इसका फॉर्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। मैग्नेटिक जो है तो जो मैग्नेटिक वोल्टेज बनता है बच्चों, वो क्या कहता है, एक परिभाषा छोटी सी थी कि चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से इकाई एन को, मतलब जो हमारे पास में एन पोल है उसको लाने में किया गया कार्य चुंबकीय विभव कहलाता है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, सूत्र और इसकी यूनिट। ओके बच्चों, हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कह रहा है बच्चों कि हम लोग चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय, है ना, ये देख लेते हैं। चुंबकीय बल, या हम लोग इसको बोल सकते हैं, दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, चुंबकीय तीव्रता, है ना। चुंबकीय बल बोलो या चुंबकीय तीव्रता, हम लोग इसमें दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, है ना। मैग्नेटिक फोर्स, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इसका भी हम लोग एक परिभाषा लिख लेते हैं छोटी सी। ओके, इसको परिभाषित कर लेते हैं। क्या कहता है बच्चों, यह कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ओके बच्चों, किसी बिंदु पर इकाई एन पोल को रखने पर उस पर जो बल कार्य करता है, ओके, कार्य करता है, वह उस बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बल कहलाता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके बच्चों, मैं एकदम बेसिक से एडवांस में चल रहा हूं, है ना। ये थ्योरी जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली चुंबकीय बल से पूछ लेता है, चुंबकीय तीव्रता से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। उसकी यूनिट, उसका फॉर्मूला या उसके स्टेटमेंट, उसकी परिभाषा से ही कुछ ना कुछ चीजें निकल करके आ जाती है हमें। तो ये सीरियसली लेना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है तो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है तो ये थ्योरी की क्लास है ना। कुछ ही थ्योरी है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में हमेशा इन सब चीजों से निकल करके क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई एन पोल को रखने पर उस पर जो बल कार्य करता है, वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय बल कहलाता है। ओके बच्चों, तो क्या कहता है, हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बल को हम लोग बच्चों H से रिप्रेजेंट करते हैं, H से दर्शाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, H बराबर बल,
ओके, H बराबर क्या होता है बच्चों, बल अपान पोल। ओके, कितना वहां पे बल लग रहा है पोल को लाने में। तो हम लोग जानते हैं जो बल की यूनिट होती है क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है। ओके, और पोल जो ध्रुव होता है उसमें क्या होता है, वेबर, है ना, अर्थात उसमें क्या होता है बच्चों की फ्लक्स होती है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर हो जाएगी। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कि हमारे पास में क्या लिख के आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल या चुंबकीय तीव्रता का जो सूत्र होता है बल बटे ध्रुव होता है, और इसकी जो इकाई होती है बच्चों क्या होता है, न्यूटन बटे वेबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं H बराबर A, है ना, सॉरी H बराबर जो है तो F, है ना, बल, और P मतलब पोल। ओके, तो H बराबर क्या लिख सकते हैं, F अपान P लिख सकते हैं। अब इसकी जो यूनिट दूसरी होती है बच्चों क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इसको बहुत कम लोग बताते हैं, है ना। तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, ऑस्ट्रेड। ठीक है, ऑस्ट्रेड जो होती है बच्चों ये सेकेंड यूनिट होती है किसकी, चुंबकीय बल या चुंबकीय तीव्रता की। तो एक छोटा सा पॉइंट था हमारे पास पढ़ने के लिए, एक छोटे से 2 पॉइंट डिस्कस करने के लिए थे, चुंबकीय विभव क्या होता है और चुंबकीय बल या चुंबकीय तीव्रता क्या होती है बच्चों। तो हमने देख लिया है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो उसकी परिभाषा के साथ साथ में क्या है बच्चों, इसका सूत्र और इसकी यूनिट मतलब इकाई। तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है कि न्यूटन प्रति वेबर होता है, और इसकी जो दूसरी यूनिट होती है क्या बच्चों होती है, ऑस्टेड होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल इसी को पूछता है ना। ओके बच्चों, तो ये हो गई हमारी 2 परिभाषाएं, सिंपल से 2 हमारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, मैग्नेट में। अभी बच्चों चुंबक ही चल रहा है, और आज की क्लास बच्चों बता दूं मैं आप लोग को कि उन बच्चों के लिए है जो ITI की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, है ना, वो चाहे UPPCL हो, MP ITI TO हो, या DRDO हो, DMRC हो, ALP असिस्टेंट लोको पायलट हो, या आपके कोई भी जो है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की तैयारी आप यदि कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए यह क्लास है। यह बच्चे इस क्लास को ITI के साथ साथ में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है तो मैं बेसिक्स टू एडवांस लेकर के चलता हूं, और यदि पॉलिटेक्निक वाले, है ना, डिप्लोमा वाले बच्चे पढ़ेंगे तो उनका बेस मजबूत होगा 100%। और ITI के लिए तो बहुत ही बढ़िया क्लास है ना, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो कैसे काम करता है। ओके, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये 3rd टॉपिक है बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दाहिने हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के। तो फटाफट इसको खत्म कर देते हैं। विद्युत धारा का, ओके, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों क्या कहता है, हमारे पास में एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहता है बच्चों कि हमारे पास में मान लो ये सर्कल हो गया, है ना, ये हमारे पास में क्या है बच्चों, एक सर्कल हमने खींच दिया। अब इस सर्कल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि एक मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि कोई रॉड रख रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं क्या करने वाला हूं, करंट का प्रवाह कराने वाला हूं, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह मैं कराऊंगा। ठीक है, या मैं जो है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, डायग्राम सही है ना, हम बताने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, दूसरा भी बना सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो हम देख लेते हैं बच्चों कि ये हमारा जो डायग्राम है बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि यदि करंट की डायरेक्शन, हमारे धारा की दिशा ऊपर साइड हो, इसमें, है ना, ऊपर साइड हो, तो जो NS की जो दिशा होगी बच्चों कैसी होगी, जो N की दिशा होगी और जो S की दिशा होगी कुछ इस प्रकार होगी। वो कैसे डिसाइड होता है बच्चों, तो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पर, है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है करंट की दिशा पर। करंट की दिशा अगर ऊपर साइड है तो N यहां बनेगा, S यहां बनेगा। अगर करंट की दिशा नीचे साइड है तो S यहां बनेगा, N यहां बनेगा। वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा।
ओके बच्चों, तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा डायग्राम है कुछ इस प्रकार है। ये हमने एक सर्कल ले लिया और यहाँ पे हमारे पास में एक वायर हो गई, ओके, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में NS पोल बन रहे हैं बच्चों, कौन से बन रहे हैं, कुछ इस प्रकार बन रहे हैं। ये सिंपल सा डायग्राम हो गया। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं थ्योरी के माध्यम से। क्या कहता है, यदि किसी चालक तार को, है ना, यदि किसी चालक तार से करंट प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या कहता है बच्चों कि सिंपल सी चीज है, वो कह रहा है कि यदि किसी कंडक्टर में, यदि किसी चालक तार में मान लो यहां पे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, तो क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों, इस तार के चारों तरफ क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैवी लाइन होती है, जो 132 केवी या 66 केवी या उससे और बहुत बड़ी जो है ना 440 केवी जो होती हैं, उन टावर लाइन के नीचे से यदि आप निकलोगे तो आपको एक सी की आवाज सुनाई देगी, है ना। उसका रीजन क्या है बच्चों कि उसमें हाई वोल्टेज जो है तो अल्ट्रा वोल्टेज फ्लो हो रहा होता है, इसलिए वो आवाज करती है। और उसमें जो इफेक्ट होता है बच्चों, है ना, हम लोग पढ़ेंगे कोरोना इफेक्ट क्या होता है ना, तो हम लोग देखेंगे उसमें कि लाइटिंग इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें यहीं पे होती है। बट मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ये तार है बच्चों, ठीक है, ये तार है, तो इस तार में यदि धारा का प्रवाहित हो रहा है, इसमें यदि हम करंट प्रवाहित कराएं तो इसको चारों तरफ क्या होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अर्थात हम लोग देखते हैं कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज है ना 33 केवी से ऊपर की जो लाइनें होती हैं, उसके यदि आप पास में भी जाओगे ना तब भी चिपका लेगी। क्यों? क्योंकि उसकी करंट केवल तार में नहीं होती है, वो तार के चारों तरफ जितने में वो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होता, सॉरी, जितने में वो विद्युतीय क्षेत्र बना रहा होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, उतने में उस करंट का जो है तो मान होता है। और उतने में जो है तो अगर उस एरिया में आप जाओगे तो क्या करेगी, वो आपको खींच लेगी। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि ये हमारे पास में क्या है बच्चों, कंडक्टर है, और यदि इसका क्या बन रहा है, इसका एरिया इतना कवर कर रहा है, मतलब इतने में क्या बन रहा है ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो यदि आप इस तार को नहीं भी छुओगे ना, मान लो 33 केवी की सप्लाई है, और यदि अब इसको नहीं भी छुओगे ना, अगर इसके पास में भी जाओगे ना, विद्युतीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिकल का जो क्षेत्र है इतना है, अगर उसके यहां तक भी चले जाओगे ना तब भी आपको खींच लेगी, भले आप तार को टच ना करो। क्यों? क्योंकि करंट जो है तार बस में नहीं फ्लो हो रही है बच्चों, तार के चारों तरफ का एरिया भी जो है तो वो विद्युतीय क्षेत्र से जो है तो जुड़ा हुआ है। अर्थात यहां पे जो है तो क्या हो रहा है बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र जो है तो उसको चारों तरफ बन रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि इस विद्युतीय, है ना, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इस चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम चालक में प्रवाहित करंट के समानुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में प्रवाहित करंट की दिशा पर निर्भर करती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल या कर्क स्क्रू नियम का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा विद्युतीय धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है बच्चों कि यदि हम लोग क्या करेंगे, करंट की दिशा अगर ऊपर की साइड रहेगी तो एन जो है बनेगा, एन हमेशा कहां बनेगा बच्चों, लेफ्ट में बनेगा, और एस जो है तो हमेशा कहां बनेगा, राइट में बनेगा। अब मैं क्या करूं कि ये यहाँ पे डायग्राम बना दूं और यहाँ पे करंट की दिशा में क्या कर दूं, अगर करंट नीचे की ओर आ रही है, अब क्या बनेगा बच्चों, तो इसका जो लेफ्ट होगा बच्चों, वो लेफ्ट जो होगा बच्चों कहां बन जाएगा, है ना, जो लेफ्ट बनेगा कहां बनेगा बच्चों, यहाँ पे एन बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों कि जैसे हमने कहा कि इस तार में यदि हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, है ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, जिसके कारण हम लोग उसके संपर्क में यदि उसके पास में भी जाते हैं तो खींच लेगी, क्योंकि वहां पे विद्युत का कुछ ना कुछ जो है तो प्रभाव है। ओके, तो हम एक आध पॉइंट इस पे लिख लेते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार में ओके, यदि किसी चालक तार से, है ना, करंट प्रवाहित होती है तो
उस चालक तार पर उस चालक तार के चारों तरफ है ना, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, ये बोलेंगे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी चालक तार में है ना, या तार से करंट प्रवाहित कराते हैं तो उस चालक तार में क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो ये अपना जो है तो विद्युत चुंबकीय जो है तो विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया है ना। हमको मेन इसमें क्या देखना था कि जो डायग्राम हमने बनाया है कि बच्चों अगर आई की जो दिशा है ऊपर की साइड है तो यानी यहां बनेगा, अगर वो आई की दिशा नीचे साइड है तो यानी यहां बनेगा, अर्थात उसकी पोलैरिटी, उसकी जो दिशा होती है बच्चों वो चेंज हो जाती है। अब ये कैसे चेंज होती है, इसको सही से ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दाहिने हाथ के नियम का या राइट हैंड थंब रूल का हम उपयोग करेंगे, या कर्क स्क्रू रूल का उपयोग करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। ओके, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बस इतना ही है। बस इफेक्ट हम लोग ये समझें कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है बच्चों, तो किसी भी तार में यदि हम लोग करंट प्रवाहित कराते हैं तो उस तार के चारों तरफ क्या बनता है बच्चों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना, जो कि कंडक्टर के चारों तरफ जो है तो बन जाता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों राइट हैंड थंब रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल है ना, दाहिने हाथ के, है ना, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ओके, तो हम लोग जो है तो यहां पे देख लेते हैं राइट हैंड रूल क्या होता है बच्चों। ओके, कैसे काम करता है, तो इसकी परिभाषा क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर इसका हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद जो है तो हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बच्चों कि अपने हाथ में चालक तार को क्या बोल रहा है कि अपने हाथ में चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा, है ना, कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा, मतलब करंट, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताए, चालक की दिशा बताए, तो बंद उंगलियां तो बंद उंगलियां, है ना, बंद अंगुलियां चालक के चारों तरफ बहने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ओके, की दिशा बताती है या बताए। ओके, बताती है।
क्या कह रहा है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, ये दाहिने हाथ के है ना, अंगूठे के दाहिने हाथ का नियम क्या कह रहा है बच्चों कि अपने हाथ में चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बताए, तो बंद उंगलियां जो है वो चालक के चारों तरफ बहने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में क्या है बच्चों, चालक तार है। अब मैं इसको इस तरीके से पकड़ूं कि जो तार है ना, इस तरीके से इसको पकड़ूं कि बच्चों ये है ना, ये जो है इस तरीके से उसको पकड़ूं मैं कि जो मेरी करंट है वो क्या बताए, है ना, मेरा जो अंगूठा है वो मेरी करंट की दिशा को बताए, और जो मेरी उंगलियां हैं बच्चों, है ना, जो मेरी ये क्या है, उंगलियां हैं, है ना, ये जो मेरी उंगलियां हैं ये क्या बताए मेरे को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। अब मैं बता रहा हूं, जो मैंने डायग्राम अभी इससे पहले बनाया था ना कि करंट की दिशा जहां पे होगी उस हिसाब से NS पोल बनेंगे। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि यदि मैंने क्या किया है, ये ब्लू कलर का जो ढक्कन है बच्चों, इसको मैंने ऊपर साइड किया है और इस तरीके से मैंने पकड़ा है, तो मेरा जो अंगूठा है वो क्या बता रहा है, करंट की दिशा को, मतलब करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो इसकी जो मेरी 4 उंगलियां हैं वो क्या बता रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही हैं। इसी को क्या कहता है, जो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भैया किसी तार को, है ना, किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि जो अंगूठा हो वो करंट की दिशा बताए, और जो 4 हमारी उंगलियां, हमारी बंद उंगलियां हैं वो क्या बताएं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे फटाफट, ठीक है, तो और समझ में आप लोग को आ जाएगा क्लियर। ये जो है तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है ना, एक मैंने जो है तो यहाँ पे डायग्राम बना लिया हूँ बच्चों आप लोग के लिए समझने के लिए। ये मेरे पास में एक डायग्राम बन गया। ये हमारा क्या है, एक चालक तार है, मान लो ये हमारे पास चालक तार है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक जो है यहाँ पे मैं 4 उंगली पहले बना लेता हूँ फटाफट, है ना। मैं क्या करता हूं कि 4 उंगली बना लेता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट उंगली हो गई, क्योंकि सारी उंगलियां हम जब पकड़ेंगे ना तो सटी हो रही है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेंगी। सेकेंड उंगली हो गई, थर्ड हो गई, और बच्चों ये क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। ये हमारी सारी उंगलियां हो गई, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे हम अंगूठा भी बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में जो है तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या बन गया बच्चों, अंगूठा बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, अंगूठा बन गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये जो है तो अंगूठा हमारा पकड़ करके रखा है ना, ये जो है तो पकड़ करके रखा किसको, किसी एक चालक तार को, ठीक है। ये किसी चालक तार को क्या करके रखा है, पकड़ करके रखा है। अब ये चालक तार में क्या हो रहा है ये भी आप लोग को समझना पड़ेगा। इस चालक तार में क्या बन रहा है बच्चों कि इस चालक तार में जो है ना, इस चालक तार में हम लोग क्या दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं। अब इसको हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं इसमें, है ना, पूरे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये वाइंडिंग हो गई। ये हमारी जो है तो वाइंडिंग हो गई। अब हमारे करंट की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से फ्लो हो रही है बच्चों, और निकल करके कहां से जा रही है, निकल करके यहां से जो है तो इसकी डायरेक्शन ये करंट की बाहर हो रही है। ओके, अब हम लोग इसके हिसाब से समझते हैं जो थ्योरी उसमें दी गई है। तो यहां पे क्या बन रहा है बच्चों, N, और यहां पे क्या बनेगा, S बनेगा, ठीक है। N और S जैसे हमने सर्कल में देखा था, क्या देखा था हमने कि ये हमारे पास में यदि करंट की डायरेक्शन ये होगी तो N यहां बनेगा, और बच्चों S कहां पे बनेगा, S यहां पे बनेगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग क्या करें, इस कंडक्टर में देखें कि कोई हमारे पास में राइट हैंड थंब है ना। अब क्या कहता है, इस चीज को आप लोग समझ लो।
है ना। ये डायग्राम कैसे बना है, फटाफट मैं एक डायग्राम और बना देता हूं, आप लोग क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये कुछ डायग्राम इस प्रकार से बना है बच्चों, जिसको मैंने एक हाथ से पकड़ाया है ना, दाहिने हाथ से मैंने उसको पकड़ा दिया है। ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है बच्चों। आपको समझने के लिए बता दूं मैं कि यहाँ से मैं धारा प्रवाहित करा रहा हूँ और यहाँ धारा जो है तो बाहर जा रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे जो बनेगा बच्चों, है ना, यहाँ पे जो बनेगा बच्चों क्या बनेगा, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, N बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, S पोल बन जाएगा। पोलैरिटी जो है तो ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस हम लोग सप्लाई जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी माइनस जुड़ रही है, यहाँ पे प्लस होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस हो जाएगी, ठीक। अब क्या कह रहा है, इसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, दाहिने हाथ का जो थंब रूल क्या कह रहा है बच्चों, कि किसी भी कंडक्टर को इस प्रकार पकड़ो कि जो आपका अंगूठा हो करंट की दिशा को बताए और जो आपकी बंद उंगलियां हो वो किसको बताए बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स को बताए, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। इस डायग्राम के हिसाब से जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं कुछ इस प्रकार से पकड़ रहा हूं, है ना, मैं कुछ इस प्रकार से पकड़ रहा हूं, तो मेरी जो करंट की डायरेक्शन है ना, मेरी करंट की डायरेक्शन जो है वो किस प्रकार है ना, किस प्रकार है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, करंट जो है ना ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो मतलब जहां से हम लोग इंटर करेंगे वहां पे N बनाएंगे और जहां पे एग्जिस्ट करेंगे, जहां पे बाहर जाएंगे वहां पे हमारा S बनेगा। अर्थात ये जो हमारे पास कंडक्टर है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं, है ना, इसको मैं खड़ा कर दूंगा बच्चों, तो क्या हो रहा है, इंटर, अगर वो ऊपर से इंटर यहां से कर रही है, इंटर यहां से कर रही, निकल यहां से रही है, तो जिधर निकलेगी, है ना, जहां से इंटर करेगा इसमें क्या बनेगा बच्चों, N बनेगा और जहां से निकलेगी वहां पे S बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। अगर उल्टा कर दूं मैं इसको, आप करंट क्या हो रही है बच्चों, नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे N बन जाएगा, ऊपर S बन जाएगा। तो कंडक्टर में हम लोग इस प्रकार से समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम रहा बच्चों किसका, हमारे राइट हैंड थंब रूल का। वो उसका स्टेटमेंट भी हमने लिख लिया, इसका डायग्राम भी हमने बना लिया और इसको हमने समझ लिया है बच्चों। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि कर्क स्क्रू नियम से समझते हैं। कर्क स्क्रू नियम क्या होता है उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। कर्क स्क्रू नियम देखेंगे, इसके बाद हमारा आएगा बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कर्क स्क्रू रूल, कर्क स्क्रू नियम, ठीक है। कर्क स्क्रू रूल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और थंब रूल में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप आपको इस चीज को समझ में आ गया होगा कि किसी भी तार में N और S कहां बनेगा। तो हम जब क्या बोल रहे हैं बच्चों, जहां से करंट इंटर करती है, जहां से करंट अंदर आती है वहां पे N बनता है और जहां से बाहर जाती है, एग्जिस्ट करती है, उसे हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे, S बनता है, ठीक है। अब हम लोग जो है तो इसके डायग्राम के हिसाब से हमने देख लिया है। अब कर्क स्क्रू जो रूल है उसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है कर्क स्क्रू नियम, ओके, कर्क स्क्रू नियम, ओके बच्चों। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम दो प्रकार से देखेंगे। एक क्या कह रहा है बच्चों, कि समांतर रखे हुए धारा प्रवाहित दो चालक तारों के मध्य बल, है ना। क्या कह रहा है, नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है, समांतर रखे हुए धारा प्रवाहित दो चालक तारों के मध्य बल, ओके। हम लोग इन दोनों के बीच में देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। क्या कह रहा है बच्चों, कि समांतर रखे हुए, एक समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के सामने, आमने सामने, ऐसे, है ना, कि समांतर रखे हुए धारा प्रवाहित दो चालक तारों के मध्य का बल कैसा होगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे बच्चों पॉइंट नंबर ए में। देख लेते हैं ए क्या कहता है बच्चों। ए क्या कहता है कि यदि दोनों चालक तार में धारा का प्रवाह, ओके, धारा का प्रवाह
यदि दोनों चालक तार में धारा की दिशा, ओके, धारा की दिशा समान हो तो क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग डायग्राम बना देते हैं बच्चों, डायग्राम बना देते हैं। दोनों का समान हो तो क्या होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास में दो क्या हैं, चालक तार है, और दोनों में धारा का जो दिशा है वो समान होगा, है ना, तो क्या होगा बच्चों? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे n बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? s बनेगा, यहाँ पे n बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? s बनेगा। अब कंफ्यूजन आप लोग का दूर होगा, है ना। क्या कहता है कि हमारे पास में दो धाराएं हैं, क्या है? I1 है और I2 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? अगर दोनों की दिशाएं सेम हो, दोनों की दिशाएं क्या हो? सेम हो, तो उसमें जो करेक्ट जो NS पोल बनेंगे वो समान बनेंगे। ओके, समान होगा तो उनके मध्य आकर्षण बल जो है तो कार्य करेगा। तो इनके द्वारा क्या होगा बच्चों? इनके द्वारा क्या होगा? तो इनके द्वारा जो है तो क्या होगा बच्चों? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ओके, ये दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बच्चे? आकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण, है ना, बल का जो है तो अनुभव होगा। आकर्षण बल अर्थात यहाँ पे आकर्षण बल एक कार्य कर रहा होगा। अगर हम दूसरी कंडीशन दे दें, दूसरी कंडीशन क्या दे दें बच्चों? दूसरी कंडीशन क्या दे दें कि यदि हम लोग बोल दें बी पॉइंट में, क्या कहता है बी पॉइंट? कि यदि दोनों चालक तार है ना, यदि दोनों चालक तार में है ना, धारा की दिशा, अब क्या कर देंगे हम? विपरीत कर दें, उल्टा कर दें, है ना। विपरीत हो तो क्या होगा? ओके, ये देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं हम लोग? क्या जानते हैं बच्चों? कि हमारी अगर दिशाएं चेंज हो जाएं तो क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो हम मानते हैं कि I1 की जो दिशा है वो ऊपर की साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए? I2 की दिशा जो है बच्चों क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तब क्या बनेगा? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे यदि n बन रहा था और यहाँ पे s बन रहा था, तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे जो है ना चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे n बनेगा और यहाँ पे s बनेगा। अर्थात यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आमने सामने क्या हो जाएंगे? दोनों s हो जाएंगे। यहाँ पे आमने सामने क्या हो रहे थे? ns हो रहे थे, इसलिए वो आकर्षण बल कार्य कर रहा था। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? अब इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है बच्चों? इन दोनों के बीच में जो है तो क्या होने वाला है? प्रतिकर्षण बल काम करने वाला है। प्रतिकर्षण बल जो है तो, है ना, प्रतिकर्षण जो है तो बल लगेगा यहाँ पे। ओके, तो ये प्रतिकर्षण बल यहाँ पे काम करेगा। इसको कौन बता रहा है? कर्क स्क्रू नियम के तहत क्या कहता है बच्चों? कि यदि दो समांतर रखे हुए धारा प्रवाहित दो चालकों तार को, है ना, दो चालक तारों के मध्य बल अगर हम चेक करें तो कैसे होगा बच्चों? बोल रहा है यदि दोनों चालक तार में धारा की दिशा समान होगी तो वो क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपने आपस में खींचेंगे। यदि वहीं पे क्या हो? समांतर रखे हुए धारा प्रवाहित दो चालकों के मध्य क्या हो? यदि दोनों चालक तार में धारा की दिशा उल्टी हो जाए, I1 ऊपर की तरफ जा रही है, I2 नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर क्या बनेगा? यहाँ पे यस आपस में सामने आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अर्थात इसे हम बोलेंगे यहाँ पे प्रतिकर्षण बल का कार्य जो है तो अनुभव हो रहा है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा कर्क स्क्रू नियम। कर्क स्क्रू नियम सिर्फ ये बता रहा था कि समांतर रखे हुए धारा प्रवाहित चालक या किसी प्रकार के हमारे पास चालक तार हों, उनकी अगर दोनों की दिशाएं, है ना, दो चालक तारों की दिशाएं अगर सेम है तो वहां पे आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर विपरीत है दोनों की दिशाएं तो वहां पे क्या होगा बच्चों? वहां पे प्रतिकर्षण अर्थात रिफ्लेक्शन वाला जो है तो बल लगेगा, रिपल बल लगेगा वहां पे, है ना, मतलब विपरीत दिशा में बल लगेगा। वो दूर एक दूसरे से क्या होंगे बच्चों? दूर हटेंगे। ओके, तो आज हम लोग जो है तो इसको इंड रूल को पढ़ लेते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फिर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है कल का, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज हम लोग जो है तो एक लास्ट टॉपिक पढ़ के खत्म करते हैं। तो आज हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं बच्चों इंड का नियम। ठीक है, इंड का
नियम। इंड का नियम क्या कहता है बच्चों, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इंड रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम, सबसे पहले हम लोग एक क्या करेंगे बच्चों, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ओके, जैसे हमने अभी कर्क स्क्रू नियम के लिए बनाया था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग जो है तो एक क्या ले लिए, चालक तार ले लिए, और इसमें हमने क्या कर दिया, कुंडलित कर दिया, है ना। इसमें जो है तो हमने कुंडली, मतलब क्या कह रहा है कि इसमें हमने जो है तो बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स हमने लगा दिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन भी बता रहा है बच्चों, ये डायरेक्शन बता रहा है कि यदि इस चालक तार में हमारे जो करंट की दिशा हो वो यहाँ से इंटर करे और जो करंट की दिशा हो यहाँ से जो है तो बाहर आए, तब के इस कंडीशन में इसमें क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और मान लेते हैं हम लोग कि ये निगेटिव है। अब क्या होगा बच्चों, तो क्या कहता है, यदि किसी धारा प्रवाहित कॉइल के दोनों सिरों पर चुंबकीय ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए इंड के नियम का उपयोग करते हैं। इंड का नियम क्या कहता है बच्चों कि अपने हाथ में कॉइल को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां कॉइल के, है ना, कॉइल के तार में प्रवाहित करंट की दिशा को बताएं, तो अंगूठा कॉइल के सिरों पर एन पोल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ओके। तो अभी तक क्या है, ये जो दिशाएं हैं बच्चों, जो करंट की दिशा है और जो एनएस पोल को बनने की दिशा है, उसको तीन वैज्ञानिकों ने सेटिस्फाई किया है ना। उन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर पर जो है तो उसको सर्च किया है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, वो भी वही बताता है, कर्क इसको नियम भी वही कहता है, और हमारा इंड का नियम भी वही कहता है। तीनों लोग एक ही चीज को बता रहे हैं अपने अपने तरीके से कि हमारे पास यदि करंट की दिशा ऊपर की होगी तो उसका एनएस पोल कहां बनेगा, एनएस पोल कहां बनेगा, और यदि हम उसकी डायरेक्शन नीचे कर दें तो क्या बनेगा। और इंड का नियम भी यही बताने जा रहा है हमें, क्या कहता है बच्चों इंड का नियम, है ना। तो हम लोग नियम लिख लेते हैं। इंड का रूल क्या कहता है कि अपने हाथ को, है ना, अपने हाथ में कॉइल को, ओके, अपने हाथ में कॉइल को, कॉइल मतलब ये हमारी कॉइलिंग की गई है सारी, है ना, कॉइल को इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां कॉइल के तार में प्रवाहित करंट मतलब धारा, है ना, करंट की दिशा बताए, ओके, की दिशा बताए, तो अंगूठा कॉइल के सिरों, है ना, कॉइल के सिरों पर एन पोल की दिशा को बताएगा, एन पोल की दिशा को बताएगा, ओके, एन पोल की दिशा को बताएगा। इससे हमें यह चीज क्लियर सीख मिलती है बच्चों कि हमारा कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। इंड का नियम भी पढ़ लो, कर्क स्क्रू नियम भी पढ़ लो, थंब का रूल पढ़ लो, राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ लो, वो तीनों एक ही चीज बता रहे हैं कि हम लोग कैसे पकड़ें, कैसे चेक करें कि एनएस कहां बनेगा। तो ये क्या कह रहा है बच्चों कि अपने हाथ में कॉइल को इस प्रकार पकड़ो, है ना, पकड़े कि अंगुलियां जो हैं वो क्या बताएं, कॉइल में, है ना, कॉइल के तार में प्रवाहित धारा की दिशा बताएं, तो अंगूठा क्या बताएगा बच्चों, कॉइल के सिरों पर एन पोल की दिशा को बताएगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, इस कॉइल को इस प्रकार पकड़ा, है ना, ये कॉइल है ना, तो ये क्या अगर मैंने इस प्रकार पकड़ा तो क्या कह रहा है कि ये हमारी उंगलियां, बंद उंगलियां क्या बता रही हैं, कॉइल में करंट की दिशा। तो हमारा जो क्या हो रहा है, हमारा जो है बच्चों क्या,
अंगूठा जो है तो क्या बता रहा है, एन पोल की दिशा को बता रहा है, मतलब एन यहां पे बनेगा। अगर करंट की दिशा यहां हो जाए तो पोल यहां पे बनेगा। कर्क नियम क्या कहता है, थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर करंट की दिशा इसमें हम पकड़ें तो एन यहां बनेगा, यस यहां बनेगा, है ना, एन सामने बनेगा और यस पीछे बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कि थंब जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है उसमें यदि करंट ऊपर की ओर जा रही है तो आप जहां से देख रहे हो ना उसके सामने इधर साइड एन बनेगा और पीछे साइड जहां हम पकड़े हैं उधर हमारा यस बनेगा। ये अगर हम ऐसा कर दें तो उल्टा करंट हो जाएगी। ठीक, यदि हम लोग किसकी बात करें बच्चों, कर्क स्क्रू नियम की, तो वो क्या कहता है कि यदि करंट की दिशाएं दोनों की सेम है, ऐसी है, तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक की दिशा उल्टी कर दी जाए तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब उल्टा फोर्स काम करेगा, क्योंकि वहां पे क्या बनेगा, अगर सेम रहेगा ना तो NS बनेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे N, यहाँ पे S और यहाँ पे S, यहाँ पे N बन जाएगा, तो वो रिपल करने लगेंगे। तो अपने तरीके से उन्होंने बताया। अब इंड का नियम क्या कह रहा है कि अपने हाथ में कॉइल को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां जो है हमारी, अब अंगूठा की नहीं बात कर रहा, अंगुलियां हमारी करंट की दिशा को बताए तो हमारा जो अंगूठा होगा वो एन पोल को बताएगा। अर्थात हम क्या करेंगे बच्चों, इस कॉइल को, है ना, इस कॉइल को हम लोग पकड़ेंगे। मैंने पहले भी बताया था जहां से इंटर करता है वहां पे क्या बनता है बच्चों, जहां पे इंटर करता है वहां पे एन बनता है, जहां पे बाहर जाता है वहां पे एस बनता है। कौन बता रहा है, ये राइट हैंड थंब रूल बता रहा है। तो उसी हिसाब से ये भी बता रहा हमारा इंड का नियम भी क्या कहता है कि किसी भी कॉइल को हम क्या पकड़े, इस तरीके से पकड़े, है ना, इस तरीके से पकड़े तो हमारी करंट यहां से अंदर जा रही है, यहां से जा रही है, तो क्या बोल रहा है कि अगर ये हमारी उंगलियां जो हैं वो क्या बता रही, करंट की दिशा बता रही हैं बच्चों। उंगलियां हमारी, 4 उंगलियां हमारी करंट की दिशा बता रही हैं, तो हमारा अंगूठा क्या बताएगा बच्चों, एन पोल को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सेम ऐसे ही बोल रहा है वो, है ना। ये क्या बोल रहा है देखना जरा, है ना, ये मैंने क्या पकड़ लिया, कुछ ऐसा पकड़ लिया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, करंट मेरी यहां से इंटर कर रही है, यहां पे पूरी फ्लो होकर के बाहर इधर जा रही है, तो हमारा जो अंगूठा है वो क्या बता रहा है बच्चों, एन पोल को प्रदर्शित कर रहा है। ये इंड का नियम कहता है। तो ये प्रूव इन्होंने किया है, सर्च इन्होंने किया है कि किसी भी कॉइल को अगर आप इस तरह से पकड़ रहे हो और ये हमारी उंगलियां जो हैं वो करंट की दिशा बता रही हैं, तो हमारा जो अंगूठा होगा वो एन पोल को बताएगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हमारी ये उंगलियां, चारों उंगलियां क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही हैं, तो ये हमारा अंगूठा जो होगा वो करंट की दिशा बताएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि करंट की दिशा अगर इधर है तो एन इधर बनेगा और यस इधर बनेगा। यह हम बोल सकते हैं सर्कल में अगर बनाएं तो एन यहां बनेगा और यस पीछे साइड बनेगा। ओके, तो ये हमारा रहा कर्क स्क्रू नियम के तहत और इंड रूल के तहत हमने मैग्नेटिक फिनोमिना को समझा, मैग्नेटिक के लक्षण को समझा, मैग्नेटिक के जो है तो बनने का तरीका हमने समझा बच्चों। तो ये छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज है कि चुंबक बनता कैसे है और उसकी दिशा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तीन वैज्ञानिकों ने सर्च करके हमें बताया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या किया, है ना, जे थॉमसन ने क्या किया, है ना, जो हमारे जो है तो वैज्ञानिक, जो हमारे प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, है ना, चैडविक ने क्या किया। तो ये सारी चीजें, अब रिसर्च हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से चुंबक की दिशा को हम लोग पढ़ा कि तीन वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से हमें बताया कि चुंबक की दिशा इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई के साथ में क्या होता है ना। तो फटाफट 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा मैं, ज्यादा नहीं। ओके बच्चों, तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोग डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, शुरू से ही हम लोग, जो हम स्टार्ट करेंगे तभी से हम लोग कल क्या पढ़ेंगे बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है डीसी सप्लाई। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीसी सप्लाई में, इसी से रिलेटेड है इसलिए पढ़ा रहा हूं आज मैं। पोल की फ्लक्स तथा ध्रुवता, मतलब होता है पोलैरिटी, है ना, ध्रुवता, पोलैरिटी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस माइनस चिन्ह, है ना, पोलैरिटी दोनों स्थिर होती हैं,
हैं। इस चीज को आप लोग को याद रखना है बच्चों, हमेशा नोट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट कर लेना आप लोग। डीसी सप्लाई में है ना, जो डीसी सप्लाई होती है जिसमें केवल प्लस और माइनस होता है, डीसी सप्लाई में पोल की जो फ्लक्स होती है तथा उसकी जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी मतलब होता है प्लस और माइनस, है ना, ये पोलैरिटी हो गई, ध्रुवता हो गई, दोनों क्या होते हैं बच्चों, फिक्स होते हैं अर्थात स्थिर होते हैं। कैसे, हम छोटा सा एक डायग्राम समझ लेते हैं बना करके। ये क्या कह रहा है बच्चों कि इस प्रकार से जो है तो कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि ये मैं एक कॉइल बना दूं और मैं यहाँ पे क्या कर दूं, प्लस माइनस दे दूं, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी बच्चों, हमेशा सही रहेगी, सेम रहेगी, अर्थात यहाँ पे N बनेगा तो यहाँ पे S बनेगा, वो फिक्स रहेगा। कैसे, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, डायग्राम में। तो क्या कह रहा है कि इसकी जो धारा होती है वो क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है ना, डीसी में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए इसकी पोलैरिटी क्या होती है ना, स्थिर होती है। VDC मतलब वोल्टेज डीसी होगा वो जहां पे भी आप जाओगे तो आपको बराबर मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं एसी के केस में क्या होता है। ओके, तो एसी के केस में क्या होता है बच्चों, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। एसी सप्लाई में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पोल की फ्लक्स, है ना, पोल की क्या बच्चों, पोल की फ्लक्स तथा ध्रुवता मतलब पोलैरिटी, है ना, ध्रुवता दोनों लगातार परिवर्तित होती हैं या बदलती रहती हैं, ये परिवर्तित होती रहती हैं। कैसे, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों कि एसी में क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी का मान घटता बढ़ता है, सेम उसी प्रकार की ये बात कर रहा है ना। यदि हम लोग क्या कहें बच्चों कि हमारे पास में ये कोई पोल है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, एसी यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस, यहाँ पे हम एसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डीसी की बात किया हमने। तो एसी में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का जो है तो हमारा डायग्राम बनेगा, पहले प्लस होगी, फिर माइनस होगी, फिर प्लस होगी, फिर माइनस होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमारी क्या होगी बच्चों, करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज जो है तो, है ना, वोल्टेज एसी वाला जो वोल्टेज होगा परिवर्तित होगा, अर्थात प्लस माइनस बनेगा। कुछ समय पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और कुछ जगह में मिनिमम रहेगा। कुल मिला के एसी सप्लाई में पोल की जो फ्लक्स होती है, पोल में जो बनता है क्या बच्चों, फ्लक्स, और जो उसकी ध्रुवता बनती है प्लस माइनस होता है, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, चेंज होता रहता है। कभी फ्लक्स बहुत ज्यादा होगी, कभी फ्लक्स कम होगी, कभी पोलैरिटी इधर प्लस है तो इधर माइनस है, कभी माइनस इधर तो कभी इधर प्लस है, तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। लेकिन डीसी सप्लाई में पोल और फ्लक्स की जो है ना, पोल में जो फ्लक्स होती है और जो ध्रुवता होती है ना, जो पोलैरिटी होती, दोनों स्थिर होती है। तो ये हमारा पोल हो गया बच्चों, ये हमारा पोल हो गया, और इसमें जो कॉइल में बनता है वो फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये कॉइल में जो बनता है बच्चों फ्लक्स कहलाता है। तो क्या कहता है, पोल की फ्लक्स, अर्थात ये पूरा पोल हो गया, उसकी जो फ्लक्स होती है और उसकी जो ध्रुवता प्लस माइनस जो होता है वो फिक्स रहता है, एसी में फिक्स नहीं होता है। तो बच्चों आज की क्लास जो है तो यहीं तक है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। इस क्लास को जो है तो यूपी पीजीसीएल वाले देख सकते हैं, एमपी आईटीआई टीओ वाले देख सकते हैं, है ना, डीएमआरसी, डीआरडीओ, बीएचएल, अदरवाइज जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं उन सभी के लिए एक क्लास रखी गई थी। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत। बच्चों आप लोग यदि पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।